हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू उनके अगेंस्ट आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो इशू कर सकता है अरेस्ट वारंट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इजराइल के अलाइज कंट्री भी है, वो भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है इस अरेस्ट वारंट को। और इसमें सबसे बड़ा आप देख सकते हो कि फ्रांस है। फ्रांस ब्रेक्स विद अलाइज टू बैक आईसीसी आफ्टर प्रोसिक्यूटर सीक नेतन्याहू अरेस्ट। और फ्रांस ही नहीं बल्कि बाकी जो कंट्री है वो भी धीरे धीरे इजराइल से अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, क्योंकि अगर आप देखो तो जो इजराइल वर्सेस हमास का जो वॉर चल रहा है उसमें लगभग 36,000 से ऊपर जो सिविलियंस है उनका जान चल चुका है। और इसको अगर कह लो तो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे वर्ल्ड लीडर के जो स्टैंड है वो बदल रहे हैं। जो भी कंट्री सपोर्ट करती थी इजराइल को, वो कहीं ना कहीं हम अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। तो आप कहोगे कि अरेस्ट वारंट इशू करने से क्या बदलने वाला है? नेतन्याहू को तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। नेतन्याहू के अगेंस्ट अगर या कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है तो जब भी आईसीसी उनके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू करती है तो उसका दो इम्पैक्ट आप देखते हो, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये। पहला इम्पैक्ट ये है कि ये लोग किसी भी जो मेंबर कंट्रीज है वहां पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वहां पे ये लोग जाएंगे तो वहां की जो पुलिस सिस्टम है यानी पुलिस फोर्स है वो इनको अरेस्ट कर लेगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। आपको याद होगा कि जब दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का समिट हो रहा था तो जितने सारे मेंबर स्टेट थे उनके सारे हेड पहुंचे हुए थे दक्षिण अफ्रीका में। बट रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन वो वहां पे नहीं गए थे। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है आईसीसी का अरेस्ट वारंट। क्योंकि अगर ये वहां पे जाते तो ये बहुत हाई डिग्री चांसेस था कि वहां की जो पुलिस है वो इनको अरेस्ट कर सके। क्योंकि ये रोम स्टेट्यूट जो है ना उसी में लिखा हुआ है कि जो मेंबर कंट्रीज के पुलिस सिस्टम है वो यहाँ पे सपोर्ट करेगी अरेस्ट करने में। दूसरा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि इनके जो एसेट्स हैं वो हो सकता है फ्रीज, अगर वो एसेट्स इन 124 कंट्रीज में है तो। और ये दोनों ही बहुत बड़ा सेटबैक है किसी भी वर्ल्ड लीडर के लिए कि अगर वर्ल्ड लीडर है और 124 कंट्रीज को विजिट नहीं कर सकते तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो आईसीसी का अरेस्ट वारंट है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और ये इजराइल के लिए अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो रोम इंस्टीट्यूट 1998 के तहत स्टैब्लिश किया गया था। 1998 में रोम में डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस हुआ था। यहाँ पे जितने सारे कंट्रीज के लीडर थे उन्होंने ये डिसाइड किया इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा ट्राइब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट हो जो फ्यूचर में अगर कहीं भी क्राइम हो रहा है, किसी भी कंट्री में अगर क्राइम हो रहा है, उसको अगर वो कंट्री फेल्ड हो जाए रोकने में या कोई कंट्री किसी कंट्री पे इन्वेजन कर देती है, ऐसे में जो क्राइम्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जा सके एज एट इंटरनेशनल लेवल। और इसी के वजह से आईसीसी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था कि जो हिटलर था वो बहुत सारे ऐसे हीनियस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट किया था, जिसके वजह से ये जो नीड था फेल्ड हुआ था उस टाइम में। और उसी के बदौलत जो आईसीसी है ये वर्ल्ड का फर्स्ट परमानेंट कोर्ट है जो क्रिमिनल के जितने सारे केसेस हैं उसको देखती है। 1998 में ये स्टेब्लिश हो गया, बट ये फोर्स में कब आया? 2002, मतलब ये काम करना शुरू किया 2002 से। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नीदरलैंड यानी द हेग में। अगर हम जुडिक्शन की बात करें तो ये चार तरह के जो क्राइम्स है ना उससे रिलेटेड केसेस से डील करता है। देखो यहाँ पे चार कौन कौन से हैं। पहला है क्राइम ऑफ जीनोसाइड, सेकेंड पे है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, थर्ड पे है वॉर क्राइम्स एंड फोर्थ पे है क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो ई जीनोसाइड का मतलब क्या होता है कि इंटेंशनल किलिंग ऑफ मासेस, मतलब जानबूझ के किसी ग्रुप ऑफ पीपल को मारना ताकि उनकी जो रेस है या रिलीजन है या कह लो कि इथनिसिटी है वो कम हो जाए, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। और सेकेंड पे है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, सेक्सुअल स्लैवरी हो गई, ये सारे जो क्राइम है वो इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद वॉर क्राइम्स। वॉर क्राइम्स ड्यूरिंग वॉर के टाइम में होता है। जब भी लड़ाई होती है तो उसमें जितने फोर्सेस होते हैं वो अगर सिविलियंस का किलिंग कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वॉर क्राइम्स। जब दो नेशन की फोर्सेस वॉर में होती हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो वॉर के लॉज हैं या कस्टम्स हैं उसको दोनों कंट्रीज के फोर्सेस ऑब्जर्व करें। और ऐसे में जब ऑब्जर्व नहीं करती हैं तो उनको कौन पनिश करेगा? तो आईसीसी पनिश कर सकता है। और इसी के लिए इस वॉर क्राइम्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। लास्ट में है क्राइम ऑफ अग्रेशन। क्राइम ऑफ अग्रेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना। साउथ चाइना सी में देख लो, फिलीपींस को तंग करता है चाइना। इंडिया के साथ देख लो, एलएसी हो गया।
वहां पे भी घुसपैठ करता है चाइना। इसको बोलते हैं क्राइम ऑफ अग्रेशन। कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पे जब इन्वेजन करती है या उसके टेरिटरी को एक्वायर करने की कोशिश करती है तो उसको बोलते हैं क्राइम ऑफ अग्रेशन। और हु कैन रिफर द केस टू द आईसीसी? तो पहला है मेंबर स्टेट, यानी कि 124 कंट्रीज में से कोई भी ऐसा मेंबर है वो यहाँ पे केसेस को रिफर कर सकता है। मान लीजिए कि उस कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन हो गया है या कू आ गया है या वहां पे कोई अदर कंट्री है जो उसके अगेंस्ट में वॉर कर रही है या उसका जो टेरिटरी है उसको ले रही है, तो वो इस केसेस को लेके आईसीसी में रिफर कर सकता है। सेकेंड पे है प्रोसिक्यूटर ऑफ आईसीसी, यानी कि जो भी लॉयर्स हैं, लॉयर्स, प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है कि स्टेट या इंस्टीट्यूशन जब भी किसी को हायर करता है, जब भी किसी लॉयर को हायर करता है उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। तो आईसीसी के जितने सारे लॉयर्स हैं वो इस केसेस को रिफर कर सकते हैं। वो अगर दुनिया में देखें, यानी वर्ल्ड में देखें और इनको लगे कि कहीं पे एक्सेसिव क्राइम हो रहा है और उसके अगेंस्ट में जो पार्टिकुलर कंट्री है वो रिएक्ट नहीं कर रही है, एक्शन नहीं ले रही है, तो उस केसेस को ये लोग आईसीसी में रिफर कर सकते हैं। यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी यहाँ पे केसेस को रिफर कर सकता है, बट याद रखना कि ये पार्ट नहीं है यूएन का। यूएन बिल्कुल अलग है और जो आईसीसी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है फ्रॉम यूएन। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं आईसीसी के। सबसे पहला तो इन पे बायसनेस का एक्यूजेशन बहुत पहले से ही लगता है, क्योंकि अगर आप देखो तो इनके जो जजमेंट है वो बेसिकली जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, यानी कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज हो गया या जो अभी डेवलप कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में इनका जो केसेस है वो बहुत जल्दी ये लोग हियर कर लेते हैं। वही जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका हो गया ब्रिटेन हो गया, इनके अगेंस्ट में कोई भी केसेस जल्दी ये लोग हियर करने का नाम भी नहीं लेते हैं। और इसका एग्जांपल आप देख लो, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे क्राइम्स किए हैं अमेरिका ने, उसके अगेंस्ट में आज तक कोई भी ऐसा केस इन्होंने नहीं सुना। तो इनके ऊपर चार्जेस भी लग चुके हैं कि यूरोसेंट्रिसिज्म है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो एक हायर डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस इस पे कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करती हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ये लोग कैसे अपना जजमेंट पास करते हैं, उसके पीछे क्या रैशनैलिटी है, ये भी एक तरह से कह लो तो हिडन होता है। लास्ट में है डाउट अबाउट इफेक्टिवनेस। यहाँ पे जरूरी है कि जो आईसीसी है उसको रिफॉर्म किया जाए। हर कंट्री से कहीं ना कहीं एक एक जज होने चाहिए, ताकि आने वाले दिनों पे जितने सारे कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं इस पे बिलीव करना शुरू करें। और जो यूरोसेंट्रिज्म है, यानी यूरोपियन कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस है, उससे उससे कहीं ना कहीं इसको बाहर निकालने की जरूरत है। और जितने सारे वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उन्हें कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए और इसे एक रोबस्ट इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, क्योंकि जितने सारे कंट्रीज हैं वो यहाँ पे क्लेम करती हैं कि अगर आईसीसी को सपोर्ट करेंगी तो उनका जो सोवरेनिटी है वो डाइल्यूशन होगा। सोवरेनिटी का जो डाइल्यूशन है उसी के लेके बार बार कंट्रीज जो होती है ना वो आईसीसी को सपोर्ट नहीं करती है। बट अगर ये लोग सपोर्ट करेंगे तो ये एक तरह से बोल लो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो आने वाले फ्यूचर में जितने सारे क्राइम्स हैं उसको रोकने में ये बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।